1984 की एक रात अमेरिका की एक जेल के बाहरी गेट पर गार्ड तैनात थे। अचानक एक गार्ड का फोन बजा। दूसरी तरफ से जेल सुपरवाइजर की आवाज आई। उसने कहा, बिल्डिंग नंबर 1 में बम है, तुम्हें फौरन जेल के गेट खोलने होंगे। जेल वैन को तुरंत बिल्डिंग के अंदर आने दो। यह कोई साधारण जेल नहीं थी। यह जेल 2 मोटी बाड़ों से घिरी हुई थी और जेल के अंदर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ आमने सामने 2 बड़े बड़े लोहे के गेट खड़े थे। जेल के नियमों के मुताबिक यह एक पक्का नियम था कि दोनों गेट एक साथ कभी नहीं खोले जा सकते, लेकिन बम की धमकी की इस गंभीर समस्या को देखते हुए गेट में तैनात गार्डों ने नियम तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने दोनों गेट एक साथ खोल दिए। इसके बाद वैन जेल के अंदर आ गई। वैन सीधे बिल्डिंग नंबर 1 के पास पहुंची। जब वैन बम लेकर इमारत के पास पहुंची तो उससे बम स्क्वाड के लोग बाहर निकले। वे सभी भारी भरकम वर्दी पहने हुए थे। उनमें से एक आदमी बड़ी शांति से आग बुझाने वाले सिलेंडर से बम के ऊपर गैस डाल रहा था। वह उसकी गर्मी कम करने की कोशिश कर रहा था ताकि बम फट न जाए। बम स्क्वाड टीम ने बम को वैन में रखा और तुरंत ही खुले हुए फाटकों से जेल के बाहर निकल गए। यह देखकर पहरेदारों को लगा कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को टाल दिया है। उन्हें लगा कि उन्होंने आज एक बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो बस उनकी मुश्किलों की शुरुआत थी। असलियत में जो हुआ था वह कुछ और ही था। विस्फोटक टीम के जो 6 सदस्य खुले जेल के दरवाजों से बाहर निकले थे, वे कोई स्पेशल फोर्स के आदमी नहीं थे। वे कोई विस्फोटक टीम के सदस्य भी नहीं थे। दरअसल वे कैदी थे और कोई आम कैदी भी नहीं। उन सभी 6 इंसानों को मौत की सजा सुनाई गई थी। हर एक खतरनाक हत्यारा था। कुछ तो सीरियल किलर भी थे। अब 6 फरार हत्यारे खुलेआम सड़कों पर घूम रहे थे। वे आजाद रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कहने की जरूरत नहीं कि इस भागने की घटना के बाद जो घटनाएं घटी वे बहुत खौफनाक थी, लेकिन इसके बारे में गहराई से जानने से पहले कुछ सवाल है। वो सभी भागने में कैसे कामयाब हुए? उन्हें बम कहां से मिला? वे अपनी कोठरियों से कैसे बाहर निकले? और उन्होंने आग बुझाने वाले गार्डों की वर्दी कैसे हासिल की? अगर आपको जवाब चाहिए तो कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में होती है, खास तौर पर मैक्लेनबर्ग जेल में, जो अपनी कड़ी सुरक्षा के लिए जानी जाती थी। इस जेल में एक खास हिस्सा था जहां मौत की सजा पाए कैदियों को रखा जाता था। इस खंड को डेथ रो कहते थे। यह खंड बिल्डिंग नंबर 1 में स्थित था और यही वह इमारत है जहां से सजा याफ्ता कैदी भागे थे। यह घटना 31 मई 1984 को रात के 11 बजे हुई थी। जैसे ही भागने का पता चला, बड़े पैमाने पर अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस, FBI और गवर्नर कार्यालय समेत सभी अधिकारी अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार था कि मौत की सजा पाए कैदी जेल से भागने में कामयाब हो गए। 6 फरार हत्यारों के खुलेआम घूम रहे होने के कारण देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना जरूरी था। भागने की बात का खुलासा होते ही तलाशी अभियान शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगे, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं और जमीन पर पुलिस अधिकारी और कुत्ते तैनात थे। जेल के आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में तलाशी तुरंत शुरू की गई। सेना और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। वर्जीनिया राज्य की FBI ने इस मामले को संभालने के लिए अपने बड़े अधिकारियों को भेज दिया। सभी अधिकारी जनता और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी कैदी किसी आम इंसान से टकरा जाए तो वह बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। ये खतरनाक हत्यारे किसी की भी जान बड़ी आसानी से ले सकते थे, चाहे जरूरत हो या ना हो, फिर सिर्फ मजे के लिए। उन्हें न किसी के उकसावे की जरूरत थी, न जमीर की आवाज सुनाई देती थी और न ही सजा का कोई डर था। वे किसी भी वक्त किसी को भी मार सकते थे। आखिरकार उन्हें पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। अब उनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा था। और तभी जांचकर्ता जेल पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात जेल वार्डन से हुई। उन्होंने वार्डन से पूरी जानकारी हासिल करना शुरू किया। वार्डन ने जांचकर्ताओं को बताया कि जब वे बिल्डिंग 1 के सेक्शन C में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ अस्त व्यस्त था। पूरी जगह उलट-पुलट हो गई थी। पहरेदारों को रोक दिया गया था। असल में तो कैदियों ने ही उस सेक्शन पर कब्जा कर लिया था। जांचकर्ताओं ने भागे हुए कैदियों की पहचान के बारे में पूछताछ की और तुरंत ही यह जानकारी हो गई
कि खबर कोई अच्छी खबर नहीं थी। जैसा कि हमने पहले बताया, ये सभी 6 हत्यारे थे, लेकिन इनमें से 2 सबसे खतरनाक हत्यारे निकले। पहला और दूसरा कैदी जेम्स ब्राइली और लिनवुड ब्राइली, ये दोनों असल में भाई थे और एक गिरोह के सरगना थे। उन्होंने जो हत्याएं की थीं, उनकी संख्या 11 से 20 के बीच थी और उनकी सभी हत्याएं बहुत क्रूर थीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उनके एक अपराध में जेम्स ब्राइली ने एक महिला पर हमला किया और यह हमला उसके पति और उसके 5 साल के बेटे के सामने हुआ, और फिर उसने 5 साल के बच्चे समेत पूरे परिवार की हत्या कर दी। तीसरा कैदी अर्ल क्लैंटन, इसने एक बूढ़ी औरत की हत्या की थी और बाद में पूरी सुनवाई तक इसे पैरोल पर छोड़ दिया गया। पैरोल की इस अवधि के दौरान उसने एक और महिला की हत्या कर दी। यह महिला एक स्कूल में लाइब्रेरियन के रूप में काम करती थी। उसने उस महिला के सिर पर 8 बार चाकू से वार किया और फिर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। चौथा कैदी लेम टगल, इसे भी 2 बुजुर्ग महिलाओं पर हमला करने और उनकी हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। दोनों महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा थी। पांचवां कैदी डेरेक पीटरसन, इसने एक सुपरमार्केट से $6000 लूटे और फिर स्टोर मैनेजर की हत्या कर दी। पहले उसने चोरी की और फिर हत्या कर दी। छठा और आखिरी कैदी विली जोन्स, यह सबसे डरावना कैदी था। यह एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में घुस गया। पहले उसने पति की हत्या कर दी, फिर उसने पत्नी से कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। पत्नी ने उसके लिए प्रार्थना की और फिर इस शैतान ने उसकी भी हत्या कर दी और घर में आग लगाने से पहले दोनों को मार डाला। अब मुझे लगता है कि आप इन 6 अपराधियों के भयंकर अपराध समझ गए होंगे और आप यह भी समझ गए होंगे कि उनके भागने से अधिकारियों को कितना डर लग रहा था। इस मामले को देख रहे अधिकारियों को पूरा यकीन था कि वे एक दिन उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन उनके मन में एक डर भी था कि कहीं ये लोग किसी निर्दोष इंसान को नुकसान न पहुंचा दें या फिर उसकी जान ही न ले लें। जांच की टीम के अलावा पूरे राज्य की पुलिस भी इस तलाश में लगी हुई थी। हर घंटे तलाशी का दायरा बढ़ता जा रहा था। जगह जगह नाकेबंदी लगाई जा रही थी। हर सड़क पर जांच चौकियां खड़ी कर दी गई थीं। लेकिन जितना समय बीत रहा था, उतनी ही दूर तक वो कैदी निकल सकते थे। वो कहीं भी भाग सकते थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। जांच करने वाले लोग किसी भी ऐसे सुराग की तलाश में थे जो उन्हें सही दिशा दिखा सके। उनका पहला कदम था सेक्शन सी की जांच करना, वही सेक्शन जहां से कैदी भागे थे। जब वो अंदर पहुंचे तो पूरा सेक्शन बिखरा पड़ा था, सब उल्टा पलटा था। जैसा कि हमने पहले बताया था, भागने के वक्त पहरेदारों को कैदियों ने बांधकर रख दिया था। जांच करने वाले लोग एक एक करके कोठरियों में घुसे और हर कोना टटोल कर देखा, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे पता चलता कि कैदी किस तरफ भागे हैं। हां, उन्हें एक दूसरी ही चीज मिली। उन्हें जेल के अंदर बनाए गए चाकू मिले जो उन्होंने चम्मच को घिसकर बनाए थे। कुछ और भी नुकीली चीजें मिली। कैदियों ने इन्हें बड़ी चालाकी से अलग अलग जगहों पर छिपा रखा था। जैसे उन्हें मेज के एक पैर के नीचे से एक चाकू मिला। अब जांचकर्ताओं को समझ आ गया था कि भागे हुए कैदी खाली हाथ नहीं थे, उनके पास छोटे मोटे हथियार थे, और यह बात उन्हें और भी खतरनाक लग रही थी। कोठरियों की तलाशी खत्म होने के बाद उन्होंने सेक्शन सी के गार्डों से पूछताछ शुरू की। ये वही गार्ड थे जो बंधे हुए और बेड़ियों में जकड़े पाए गए थे। जांचकर्ताओं ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जरा भी अंदाजा है कि कैदी किस तरफ भागे होंगे, लेकिन गार्डों ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। कैदियों ने किसी जगह का नाम नहीं लिया, कोई योजना नहीं बताई, लेकिन जांचकर्ताओं को उनकी बात कुछ ठीक नहीं लगी। धीरे धीरे उनका शक गार्डों की तरफ मुड़ने लगा था। जांचकर्ताओं के मन में एक शक पैदा हो रहा था। यह संभव था कि गार्डों में से किसी ने कैदियों को भागने में मदद की हो। आखिरकार जिस इमारत या हिस्से से कैदी भागे थे वह बहुत सुरक्षित माना जाता था। वहां सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे, फिर भी कैदी कैसे भाग गए? जांचकर्ता अच्छी तरह जानते थे कि जेल गार्ड रिश्वतखोरी के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, खासकर उनके कम वेतन और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से। खासकर वो गार्ड जो पहले भी कई बार ये शिकायत करते थे कि कैदी उन्हें परेशान करते हैं। इसलिए जांचकर्ताओं ने उन्हें बैठाकर लंबी पूछताछ शुरू की। उन्होंने सीधा पूछा, आखिर हुआ क्या था? कैदी तुम पर कैसे हावी हो गए? उन्होंने तुम्हारी वर्दी कैसे छीन ली?
और इतने आराम से इमारत से बाहर कैसे भाग निकले? शुरुआत में गार्डों ने एक दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि लगभग 2 महीने पहले सेक्शन सी के एक कैदी ने राज्य के बड़े सरकारी वकील के दफ्तर को एक पत्र भेजा था। संदेश में लिखा था कि सेक्शन सी के अंदर एक बम है और कैदी इसे अपने भागने की योजना में इस्तेमाल करने वाले थे। यह पत्र किसने भेजा, कोई नहीं जानता था। इस खबर के बाद जेल प्रशासन ने एक टीम भेजी। उनके साथ जेल के अधिकारी, सुरक्षा गार्ड और उनके ट्रेन्ड डॉग्स भी थे। सब सेक्शन सी में घुसे, एक एक कोठरी की तलाशी ली, सब सामान खंगाला, लेकिन उन्हें कोई बम नहीं मिला, न बम बनाने की चीजें और न ही ऐसा कोई सुराग जो उस धमकी को सच साबित करे। अब जांचकर्ताओं को तस्वीर साफ दिखने लगी। शायद ये पूरी कहानी उन कैदियों ने ही गढ़ी होगी जो भागने की तैयारी कर रहे थे। क्यों? ताकि गार्डों को पहले से बम वाली बात का डर बैठे और जब असली भागने का वक्त आए तो गार्ड घबराकर दरवाजा खोल दें बिना ज्यादा सोचे। लेकिन इसके बावजूद जांचकर्ताओं के मन में एक शक बैठ गया था। उन्हें लग रहा था कि कुछ गार्ड, या कम से कम उनमें से एक गार्ड, इस पूरी भागने की योजना में शामिल हो सकता है। उन्होंने एक एक करके पहरेदारों से उन घटनाओं के बारे में पूछताछ शुरू की। वे जानना चाहते थे कि भागने से ठीक पहले उस सेक्शन में क्या क्या हुआ था। पहरेदारों की गवाही और उनके बयानों के आधार पर जांचकर्ता अपने मन में यह सोचने लगे कि कैदी कैसे भागे थे। भागने वाले दिन कुछ ऐसा हुआ। उस दिन कुछ कैदी घंटों तक जेल के मैदान में बास्केटबॉल खेल रहे थे और 5 गार्ड उन पर नजर रखे हुए थे। तभी कुछ कैदी, जिनमें विली टर्नर भी शामिल था, एक गार्ड के पास गए। उन्होंने गार्ड से कहा कि वो अब थक गए हैं और अपनी कोठरियों में लौटना चाहते हैं। उनमें से एक ने बताया कि उसके घुटने में चोट लग गई है, जबकि दूसरे ने कहा कि उसका पेट दर्द हो रहा है। लेकिन समस्या यह थी, कैदियों का यह काम जेल के नियमों के खिलाफ था। जेल में नियम यह था कि जब कैदी अपनी कोठरी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पूरा टाइम मैदान में ही रहना होता है। वहां वे कुछ भी कर सकते थे, चाहे तो खेल लें, चाहे तो एक्सरसाइज कर लें, चाहे तो बस बैठकर आराम करें या फिर एक दूसरे से बातें करें। मतलब बाहर आने के बाद उन्हें अपना पूरा टाइम मैदान में ही बिताना पड़ता था। और अगर एक भी कैदी कह देता कि उसे वापस कोठरी में जाना है तो फिर बाकी सबको भी उसके साथ लौटना पड़ता। यह उनका सेट नियम था, लेकिन गार्डों ने नियम तोड़ दिया। समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि 5 में से 2 पहरेदार उन कैदियों के साथ चले गए जिन्होंने अपनी कोठरियों में जाने की बात कही थी। इससे बाकी कैदी जेल के मैदान में सिर्फ 3 पहरेदारों की निगरानी में रह गए। पहरेदार कम थे, इसीलिए कैदियों के लिए कई चीजें बिना गार्ड की नजर में आए करना आसान हो गया था। फिर वो टाइम आया जब मैदान में बिताने वाला उनका टाइम खत्म हो गया। पहरेदारों ने जोर से कहा, समय हो गया, अब सब अपने अपने रूम के अंदर चलो। कैदी चल पड़े और उनके साथ तीनों पहरेदार भी। लेकिन पहरेदारों का ध्यान उन पर ज्यादा नहीं था। उन्हें लगा कि सब नॉर्मल है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला। जैसे ही सब लोग इमारत के अंदर पहुंचे, वहां एक और गार्ड मौजूद था जो बड़े गेट और सेक्शन के दरवाजों को संभालता था। उसके सामने एक पैनल था जिसमें कई बटन थे। उसी से वो पूरे सेक्शन के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे खोलता और बंद करता था। लेकिन गार्ड इतना लापरवाह था कि उसने कैदियों की गिनती तक नहीं की, जबकि यह सबसे जरूरी नियम था। कैदी बाहर आए तो गिनो, वापस जाएं तो दोबारा गिनो। और तभी अचानक कुछ गड़बड़ होने लगी। कैदियों में अफरा तफरी मच गई, धक्का मुक्की होने लगी, सबकी आवाजें ऊंची हो गईं, चीख पुकार होने लगी। उस समय कैदी अभी भी गेट के पास ही थे। वो बाहर वाला हिस्सा पार करके अंदर तो आ गए थे, लेकिन अभी उस अंदरूनी गेट तक नहीं पहुंचे थे जो उनकी कोठरियों की तरफ जाता था। ये शोर सुनकर तीनों पहरेदार और गेट पर खड़ा दरबान उधर देखने लगे। और इसी गड़बड़ी के बीच एक कैदी चुपचाप अलग हो गया। सबकी नजर शोरगुल पर थी और वो अकेला आदमी धीरे से पास वाले बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। वो बाथरूम असल में गार्ड्स के लिए बनाया गया था और जिस कैदी ने इसमें घुसकर खुद को छिपा लिया, उसका नाम था अर्ल क्लैंटन। क्लैंटन का काम बहुत सीधा था, बाथरूम में ही बैठा रहना और बाहर से अपने साथियों का संकेत मिलते ही बाहर आ जाना।
योजना कुछ ऐसी थी कि वो अंदर जाकर अंदर से ताला पकड़कर बैठा रहे, ताकि अगर कोई गार्ड दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो उसे लगे कि अंदर कोई है या फिर लॉक जाम हो गया है। बाथरूम के बाहर क्या हो रहा था? कैदी जानबूझकर शोर मचा रहे थे। धक्का मुक्की, चिल्लाना, हंगामा। गार्ड्स सबको शांत कराने में लगे हुए थे, पर उन्हें पता नहीं था कि यह सब सिर्फ एक ड्रामा है। बस इतना करना था कि क्लैंटन बाथरूम में घुस जाए। कुछ सेकंड बाद कैदी अचानक शांत हो गए, क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। गार्ड्स ने न किसी को गिना, न चेक किया कि सब वापस आए हैं या नहीं। उन्हें पता ही नहीं चला कि एक कैदी गायब हो चुका है। माहौल शांत होते ही गार्ड्स ने कोठरियों का गेट खोला और बाकी कैदियों को अंदर भेज दिया। क्लैंटन वहीं बाथरूम के अंदर छिपा रहा। थोड़ी देर बाद एक गार्ड ने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन क्लैंटन अंदर से हैंडल पकड़े हुए था, इसीलिए दरवाजा हिला भी नहीं। गार्ड ने इशारा करके दूसरे गार्ड को बताया तो उसने कहा, दूसरा बाथरूम इस्तेमाल कर लो। नियम तो यह था कि अगर कोई दरवाजा बंद या अटका मिले तो तुरंत मेंटेनेंस वालों को बुलाना चाहिए, पर गार्ड्स ने यह भी नहीं किया। अब थोड़ा जेल का नक्शा समझ लो। जेल की इमारत नंबर 1 में 3 हिस्से थे, ए हिस्सा, बी हिस्सा और सी हिस्सा। सी वाले हिस्से में मौत की सजा पाए हुए कैदी रखे जाते थे। इसे 2 अलग अलग जोन में बांटा गया था। इन दोनों जोन के बीच में था गेट कंट्रोल रूम, जहां एक गार्ड बैठता था, और वहीं से सारे इलेक्ट्रॉनिक गेट खुलते और बंद होते थे। गार्ड की माने तो कहानी की शुरुआत तब हुई जब एक कैदी ने खिड़की पर थपथपाया और उसका ध्यान खींचा। उसके पास एक किताब थी और वो चाहता था कि वो किताब सी हिस्से के दूसरे जोन में बैठे जेम्स ब्राइली तक पहुंचा दी जाए। उसी जेम्स ब्राइली तक जो 2 भाई बहनों की हत्या में शामिल था। कैदी ने कंट्रोल रूम को जोड़ने वाले फोन पर गार्ड को बुलाया और कहा, यह किताब जेम्स ब्राइली को दे दो। गार्ड तुरंत मान गया और कंट्रोल रूम का दरवाजा हल्का सा खुला छोड़कर बाहर चला गया। यह उसकी आदत थी और कैदियों को इसकी पूरी जानकारी थी। इसी आदत का फायदा उठाने के लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। उधर कैदी अंदर से भागने की तैयारी कर चुके थे। उनमें से एक था विली टर्नर। यह आदमी सामान बनाने में माहिर था। शौचालय, दरवाजे और टेबल से लोहे जैसी चीजें निकालकर वो चाकू और नुकीले हथियार बना देता था। फिर उन्हें इतनी सफाई से छिपा देता कि गार्ड्स को कभी पता ही नहीं चलता। जांच करने वालों का मानना था कि वही इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड था। हालांकि यह बात याद रखनी जरूरी है कि विली टर्नर और विली जोन्स 2 अलग लोग थे। विली जोन्स भागने वाले 6 कैदियों में से एक था, लेकिन विली टर्नर का खुद भागने का इरादा नहीं था, भले ही पूरी योजना उसी की बनाई हुई थी। कहानी वापस वहीं आती है। गार्ड किताब लेकर कंट्रोल रूम से बाहर गया, दरवाजा फिर से थोड़ा खुला छोड़कर। जब उसने किताब जेम्स ब्राइली को दी तो ब्राइली ने जोर से कहा, थैंक यू सर। यही वो संकेत था जिसका बाथरूम में छिपा क्लैंटन इंतजार कर रहा था। थैंक यू सर सुनते ही वह बाथरूम से निकलकर सीधा कंट्रोल रूम में घुस गया। उसने कंट्रोल वाले बटन दबाए और एक ही झटके में सारे दरवाजे खुल गए। अफरा तफरी मच गई। कैदियों ने पहले से छिपाए हुए हथियार निकाल लिए और गार्ड्स पर टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में गार्ड्स कैदी बन गए और कैदी गार्ड्स पर हावी हो गए। कुछ ही मिनटों में कैदियों ने पूरे सेक्शन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सेक्शन के हर गार्ड को बांध दिया, उनकी लाठियां छीन ली और यहां तक कि उनके बटुए और बंदूकें भी छीन ली। अब जब कैदियों ने सेक्शन सी पर कब्जा कर लिया था तो उन्होंने उसे बाकी जेल इमारतों से अलग कर दिया था। लेकिन अब अगला कदम क्या था? अगला कदम था किसी बड़े अधिकारी को पकड़ना। शुरुआत में कैदियों की पकड़ में आए गार्ड मुख्य गेट खोलने का आदेश नहीं दे सकते थे। इसी वजह से उन्हें एक ऊंचे पद वाले अधिकारी की जरूरत थी। दबाव में आकर एक गार्ड ने जेल के एक सुपरवाइजर को फोन किया। उसने बताया कि सेक्शन सी में एक कैदी और उसके बीच लड़ाई हुई है और एक कैदी घायल हो गया है। गार्ड ने सुपरवाइजर से कहा कि वह खुद आए, स्थिति देखे और उस पर नजर रखे। यह सुपरवाइजर लेफ्टिनेंट रैंक का था।
लेकिन वह सेक्शन से काफी दूर था, इसलिए तुरंत पहुंच नहीं सकता था। इसलिए उसने अपनी जगह शिफ्ट इंचार्ज को भेज दिया, जो उससे निचले रैंक पर था। जब यह अधिकारी सेक्शन में पहुंचा तो उसने गेट कंट्रोल रूम में एक गार्ड को खड़ा देखा। उस गार्ड ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन अधिकारी को क्या पता कि वहां खड़ा गार्ड असली गार्ड नहीं था। वह तो उन्हीं कैदियों में से एक था जिसने असली गार्ड की वर्दी पहनकर गेटकीपर बनने का नाटक किया था। अंदर आते ही अधिकारी सन्न रह गया, क्योंकि उसी समय कैदियों ने उस पर हमला कर दिया, उसके हाथ बांध दिए और उसे किसी से कोई बात करने का कोई मौका भी नहीं मिला। इसी तरह कैदी अलग अलग रैंक के गार्डों और अधिकारियों को चालाकी से सेक्शन में बुलाते रहे। जैसे ही कोई गार्ड या अधिकारी अंदर आता, वे उसे पकड़ लेते, उसके कपड़े उतार लेते और उसको बाकी बंदी बनाए गए लोगों के साथ अंदर बंद कर देते। यहां तक कि इस सेक्शन की देखभाल करने वाली नर्स को भी कैदियों ने पकड़ लिया। उसे अकेले एक कोठरी में बंद कर दिया गया। फिर एक अपराधी क्लैंटन उस नर्स पर हमला करने की नीयत से उसकी कोठरी में घुस गया। नर्स चीखने लगी, मदद के लिए चिल्लाती रही। नीचे बंद किए गए पहरेदारों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन वे कुछ कर ही नहीं सकते थे। फिर ब्राइली भी अपने साथी क्लैंटन के साथ नर्स पर हमला करने में शामिल हो गया, लेकिन तभी एक कैदी वहां आ गया। वह उनकी हरकतें देखकर गुस्से में उन्हें जोर से डांटने लगा। कुछ देर बाद मास्टरमाइंड विली टर्नर भी वहां पहुंचा और उसने दोनों को हमला करने से रोक दिया। आखिरकार अपराधियों ने अपनी हरकतें बंद कर दी और नर्स को अकेला छोड़ दिया। बाद में नर्स ने जांचकर्ताओं को हुई सारी घटनाएं एक एक करके बताई। इस बीच जांचकर्ता पहरेदारों की गवाही सुनकर पूरा घटनाक्रम जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी समय असली अपराधी अभी भी भागते फिर रहे थे। उनका कोई पता नहीं चल रहा था। भागने की घटना को 2 घंटे बीत चुके थे और पुलिस समझ रही थी कि जितना समय बीत रहा था, अपराधियों को पकड़ना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। पुलिस हर आधे घंटे में तलाशी का दायरा बढ़ा रही थी। राज्य के लगभग सारे पुलिसकर्मी खोज में लगा दिए गए थे, फिर भी अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला। जांचकर्ता लगातार जेल के गार्डों और अधिकारियों से पूछताछ करते रहे। हर गार्ड ने बताया कि कैदियों ने उन्हें कैसे काबू में किया, कैसे बांधा और कैसे उनकी वर्दियां पहनकर खुद को गार्ड जैसा बना लिया। हर बार जब वे किसी गार्ड को पकड़ते, वे उसके कपड़े उतार लेते और खुद कपड़े पहन लेते। गार्डों की गवाही के मुताबिक ब्राइली भाइयों में से एक, जेम्स ब्राइली, कुछ गार्डों को मारने की सोच रहा था, लेकिन ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड विली टर्नर उसे समझाकर रोक लेता है। विली ने कहा कि अगर किसी की हत्या हुई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। अब बात करते हैं उस लेफ्टिनेंट की जिससे सबसे पहले संपर्क किया गया था। उसने अपनी जगह शिफ्ट इंचार्ज को भेज दिया था, लेकिन बाद में उसने खुद सेक्शन सी के गार्डों से संपर्क करने की कोशिश की, पर उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं आया। यहां तक कि जिस अधिकारी को उसने भेजा था, उसने भी लेफ्टिनेंट से संपर्क नहीं किया और कोई जानकारी भी नहीं दी। यह सब देखकर लेफ्टिनेंट को कुछ गड़बड़ लगी। उसने खुद जाकर सेक्शन सी देखने का फैसला किया। जब वह सेक्शन में दाखिल हुआ तो अंदर की अफरा तफरी देखकर दंग रह गया। वह मुख्य गेट से नहीं आया था, वह साइड वाले रास्ते से अंदर गया था। जैसे ही वह अंदर गया, साइड वाला दरवाजा अपने आप उसके पीछे बंद हो गया। अब वह भी अंदर फंस चुका था और फिर उसे बाकी कैदियों की तरह बंधक बना लिया। अब उनके पास एक लेफ्टिनेंट था और जब लेफ्टिनेंट उनके हाथ आ गया तो इन अपराधियों के लिए सब कुछ और आसान हो गया। उन्होंने वहीं से जेल से भागने की पूरी योजना शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने तीनों असली पहरेदारों को सेक्शन सी में बने चौकीदार के कमरे में बंद कर दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस कमरे में अब सिर्फ पहरेदार और लेफ्टिनेंट ही थे। इस समय सभी कैदी अभी भी सेक्शन सी में ही थे, जो बिल्डिंग नंबर 1 के अंदर आता है, और सेक्शन सी के सारे दरवाजे जिस कंट्रोल रूम से चलते थे, उस पर भी अब कैदियों का पूरा कब्जा हो चुका था। लेकिन बिल्डिंग नंबर 1 के बाहर एक और कंट्रोल रूम था। उस कमरे में एक ड्यूटी गार्ड तैनात था। उस कंट्रोल रूम का दरवाजा चारों तरफ से बंद हो सकता था, इसलिए जब तक गार्ड खुद दरवाजा न खोले, कोई भी कैदी अंदर नहीं जा सकता था। अब कैदियों को उसी गार्ड को बेवकूफ बनाकर दरवाजा खुलवाना था। इसके लिए उन्होंने लेफ्टिनेंट को मजबूर किया कि वह उस महिला गार्ड को फोन करे
और उसे बोलकर उसके स्थान पर किसी दूसरे गार्ड को बुला ले। फोन पर यह बात थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन महिला गार्ड ने अपने ऑफिसर की आवाज पहचानी और उस पर भरोसा कर लिया। उसने कोई सवाल नहीं किया। अब अर्ल क्लैंटन और डेरेक पीटरसन अपने कमरे से निकले और गेट कंट्रोल रूम की तरफ चल पड़े। जैसे ही गार्ड ने उन्हें गार्ड की यूनिफॉर्म में देखा, उसने बिना किसी शक के तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसे लग रहा था कि यही वह गार्ड हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट ने उसकी जगह भेजने को कहा था, और इसी वजह से वह बिल्कुल बेखबर था कि ये दोनों तो असल में कैदी थे। दोनों कैदी कमरे के अंदर घुसे, गार्ड को पकड़ लिया, उसे बांध दिया। अब बिल्डिंग नंबर 1 के सभी दरवाजे इनके कब्जे में थे, लेकिन उनके सामने अब भी सबसे बड़ी अड़चन बचा था, जेल का मुख्य दरवाजा। यह वही बड़ा बाहरी गेट था जो दो एक दूसरे के बगल में लगे गेटों से बना था, और जैसा पहले बताया गया था, इन दोनों गेटों को कभी एक साथ नहीं खोला जाता था। लेकिन कैदियों के पास लेफ्टिनेंट था, और लेफ्टिनेंट किसी भी गेट को खुलवाने का आदेश दे सकता था। इसलिए उन्होंने लेफ्टिनेंट को फिर मजबूर किया कि वह बाहर तैनात गार्ड को फोन करे और उसे बुलाए। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, उसी तरह लेफ्टिनेंट ने बाहर के गार्ड को बताया कि सेक्शन सी में एक बम रखा हुआ है, और उसे यह आदेश दिया कि दोनों गेट एक साथ खोलो और जेल की वैन को तुरंत बिल्डिंग नंबर 1 पर लेकर आओ। इस कहानी पर गार्ड को यकीन भी इसलिए हो गया क्योंकि 2 महीने पहले भी किसी कैदी ने सेक्शन सी में बम होने का एक गुमनाम संदेश भेजा था, जिसके कारण पूरा तलाशी अभियान भी चला था। इसीलिए अब लेफ्टिनेंट की बात उसे और सच लगी, और सबसे संभावना यही है कि वह नकली संदेश भी इन कैदियों ने ही भेजा था, ताकि भागने वाले दिन गार्ड आसानी से उनके झांसे में आ जाए। गार्ड ने आदेश मिलते ही दोनों गेट खोल दिए और जेल वैन को बिल्डिंग नंबर 1 की तरफ मोड़ दिया। इसी बीच एक कैदी अपनी सेल से एक छोटा टेलीविजन उठा लाया। योजना यह थी कि टीवी पर कंबल डालकर उसे बम जैसा दिखाया जाए। यह याद रखना जरूरी है कि इस पूरे ऑपरेशन में शामिल सभी कैदियों का भागने का इरादा नहीं था। कुछ तो सिर्फ दरवाजे खोलने में मदद करने के लिए कंट्रोल रूम में ही रुके रहे। वे बाहर नहीं जाना चाहते थे, वे बस इस ऑपरेशन में शामिल होना चाहते थे। यहां तक कि इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड विली टर्नर भी नहीं भागा, क्योंकि उसकी मौत की सजा के खिलाफ अपील चल रही थी और वह उस फैसले का इंतजार करना चाहता था। इसलिए वह जेल में ही रुका रहा। लेकिन चूंकि वह भी इस ऑपरेशन में शामिल था और कई लोग इस बात के गवाह थे, इसलिए उसकी अपील उसके खिलाफ जा सकती थी। भागने वालों की कुल संख्या सिर्फ 6 थी, वही 6 जिनका जिक्र हमने पहले किया था। जेल से निकलने से पहले ये 6 अपराधी जबरन एक ऐसे कमरे में घुसे जहां दंगा रोकने का सारा सामान रखा था। उन्होंने वहां से हेलमेट, ढाल और स्ट्रेचर उठा लिया और स्ट्रेचर के नीचे टीवी छिपा दिया। टीवी पर कंबल डालकर उसे बम जैसा दिखाया गया। जब उन्होंने हेलमेट और भारी सुरक्षा वाले उपकरण पहन लिए तो देखने में वे बिल्कुल किसी स्पेशल यूनिट के सिपाही लग रहे थे। कोई भी गार्ड उन्हें देखकर यही सोचता कि वे किसी खास टीम का हिस्सा हैं। मुख्य गेट पर खड़े गार्ड ने वैन लाकर बिल्डिंग नंबर 1 के बाहर लगा दी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जेल के अंदर क्या चल रहा है। उसे बस इतना ही पता था कि इमारत के अंदर एक बम रखा हुआ है। अचानक भेष बदलकर आए कैदी इमारत से बाहर निकल आए और गार्ड पर चिल्लाने लगे कि यहां से तुरंत भागो, अभी भागो, बम कभी भी फट सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पास एक जिंदा और बहुत खतरनाक बम है जो किसी भी पल धमाका कर सकता है। यहां तक कि उनमें से एक कैदी ने आग बुझाने वाले सिलेंडर से बम को ठंडा करने का नाटक भी किया ताकि माहौल और भी असली लगे। गार्ड डर गया। उसे लगा कि यह सच में कोई स्पेशल बम स्क्वाड टीम है और वह अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग गया। और इसी तरह कैदी आराम से वैन में बैठे और खुले हुए जेल के फाटकों से बाहर निकल गए। यही थी उनकी भागने की कहानी। और गार्डों से पूछताछ करके जो जानकारी मिली, दुर्भाग्य ये कि इस पूछताछ के बाद जांचकर्ताओं को फरार कैदियों के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। उनके भागने के 3 घंटे बीत चुके थे और जिस तरह कोई भी हलचल नहीं मिली थी, उससे साफ था कि वे अब जेल से काफी दूर जा चुके थे। अब कहानी उन 6 कैदियों की नजर से जो जेल से भागने में कामयाब हो गए थे।
जेल से बाहर निकलने के बाद वे कुछ देर तक जेल की वैन चलाते रहे और अपनी इस बड़ी कामयाबी से बहुत ज्यादा खुश थे। शायद वो इतने ज्यादा खुश इस वजह से भी थे क्योंकि वे जेल की लोगों वाली वैन चला रहे थे और कोई उन्हें रोक भी नहीं पा रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, उन्हें रास्ते में एक पुलिस अधिकारी दिखाई दिया जो अपनी गश्ती गाड़ी में रात की पेट्रोलिंग पर था। कैदियों ने उसे सलाम किया और उसने भी उन्हें सलाम वापस किया क्योंकि वह अधिकारी दूसरे राज्य में था। कैदी पहले ही वर्जीनिया से निकलकर नॉर्थ कैरोलिना में पहुंच चुके थे और जेल से भागने की खबर अभी नॉर्थ कैरोलिना की पुलिस तक नहीं पहुंची थी। इसके अलावा यह मुठभेड़ उनके भागने के शुरुआती घंटों में हुई थी, इसलिए मामला अभी तक चारों ओर नहीं फैला था। अधिकारी ने सोचा कि ये लोग कैदियों को शिफ्ट करने वाले गार्ड हैं क्योंकि उन्होंने पूरी गार्ड वाली वर्दी पहन रखी थी और कैदियों का ट्रांसफर अक्सर रात में ही होता है, इसलिए उसे शक करने की कोई वजह ही नहीं लगी। लेकिन इस छोटी सी मुठभेड़ के बाद कैदियों का उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया। उन्हें समझ आया कि वे अभी भी जेल की वैन चला रहे हैं और अगर वे इसे ज्यादा देर रखते हैं तो पकड़े जा सकते हैं। इसलिए वे यह सोचकर आपस में बहस करने लगे कि वैन को कहां छोड़ा जाए और आगे कहां जाया जाए। किसी ने कहा कि वैन को पेड़ों के बीच किसी जंगल जैसी जगह में छुपा देते हैं, लेकिन इसमें समय लगता और उन्हें डर था कि कहीं वैन देखकर पुलिस उन्हें पकड़ न ले। कुछ देर और चलते रहने पर वे वारिंगटन नाम के एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। वहां उन्हें पेड़ों के पीछे एक सुनसान इलाका मिला और उन्होंने वहीं वैन को खड़ा कर दिया। वैन छोड़ने के बाद कैदी दो ग्रुप में बंट गए। पहले ग्रुप में 4 लोग थे, ब्रेली ब्रदर्स, विली जोन्स, विलियम टिगार्ड। दूसरे ग्रुप में 2 लोग थे, अर्ल क्लैंटन, डेरेक पीटरसन। पहला ग्रुप पेड़ों और जंगलों के बीच भागते हुए आगे बढ़ गया और पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था कि रास्ता साफ मिले या नहीं। रास्ते में उन्हें एक घर मिला और उस घर की कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर कुछ आम कपड़े टंगे हुए मिले। यह उनके लिए बड़ी किस्मत की बात थी। उन्होंने तुरंत पहरेदारों वाली यूनिफॉर्म उतार दी और उन टंगे हुए आम लोगों वाले कपड़े पहन लिए ताकि वे भीड़ में आसानी से घुल मिल जाएं। अब उनके भागने के करीब 3.5 घंटे हो चुके थे और आखिरकार पुलिस को पहला सुराग मिला। एक गश्ती गाड़ी उसी इलाके के पास थी जहां कैदी जेल की वैन छोड़कर गए थे। अब जेल से भागने की खबर फैल चुकी थी और नॉर्थ कैरोलिना की पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी। पुलिस अधिकारी ने जेल के लोगों वाली वैन देखी तो उसने तुरंत बाकी टीम को खबर दी। पुलिस ने वैन को घेर लिया और पूरी सावधानी से उसके करीब पहुंचे। जांच में पता चला कि वैन पूरी तरह खाली थी और कैदी उसे छोड़कर पैदल ही जंगलों की ओर भाग चुके थे। वैन के अंदर उन्हें हेलमेट और वे सारे उपकरण मिले जो कैदियों ने भागने के दौरान इस्तेमाल किए थे। वैन जेल से करीब 50 किलोमीटर दूर मिली थी, यानी पुलिस द्वारा तय की गई तलाशी सीमा से बहुत बाहर। यह खबर तुरंत आला अधिकारियों और पूरे मामले की जांच कर रही टीम तक पहुंच गई। इसके बाद सर्च ऑपरेशन का पूरा ध्यान नॉर्थ कैरोलिना में शिफ्ट कर दिया गया, खासतौर पर वारिंगटन जहां वैन मिली थी। अब यह मामला वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना दोनों राज्यों की एजेंसियों का संयुक्त मिशन बन गया और क्योंकि कैदी राज्य की सीमा पार कर चुके थे, इसलिए यह मामला FBI के पास भी आ गया। FBI ने इस जांच की कमान अपने हाथ में ले ली। तलाशी अभियान का नया इलाका वही छोटा सा कस्बा था जहां वैन छोड़ी गई थी। जांचकर्ताओं का मानना था कि कैदी शायद छोटे छोटे ग्रुप में बंट गए होंगे क्योंकि एक साथ रहने से पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता। इसलिए यह मानना बिल्कुल सही था कि वे सब आपस में अलग अलग हो गए थे। भागे हुए कैदियों की खबर पूरे राज्य में और राज्य के बाहर तक फैल चुकी थी। यहां तक कि FBI ने भी हर राज्य की पुलिस को चेतावनी भेज दी थी। चेतावनी में साफ लिखा था कि 6 दोषी हत्यारे जेल से भाग चुके हैं और सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहना होगा। अगर इनमें से कोई भी भगोड़ा किसी राज्य की सीमा में घुसता तो वहां की पुलिस को हर पल तैयार रहना था। इधर ऑपरेशन सेंटर में जांचकर्ता नक्शे खोलकर बैठे थे। वे दूरियां नाप रहे थे, हिसाब लगा रहे थे कि ये भागने वाले हर घंटे में कितनी दूरी तय कर सकते हैं।
इसके साथ साथ वे इन कैदियों की निजी जिंदगी की भी जानकारी जुटा रहे थे। इनके रिश्तेदार कौन हैं, किस दोस्त के यहां जा सकते हैं, जेल में रहते हुए किससे मेल जोल रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना थी कि ये लोग अपने परिवार या किसी जान पहचान वाले के पास जरूर जाएंगे। इसी वजह से पुलिस ने एक खास हेल्पलाइन भी शुरू कर दी, जिस पर कोई आम आदमी भी इन भगोड़ों के बारे में सूचना दे सके। सुबह करीब 5 बजे एक रिपोर्ट आई। एक आदमी ने बताया कि उसका पिकअप ट्रक उसके घर के सामने से गायब हो गया है। वह आदमी भी इसी छोटे से कस्बे वारिंगटन का रहने वाला था। कुछ ही मिनटों में पुलिस और जांचकर्ता उसके घर पहुंच गए। उन्होंने उससे ट्रक के बारे में सब कुछ पूछा। उसने बताया कि यह एक नीले रंग का पिकअप ट्रक है, जिसके पीछे लाल रंग का हल्का सा निशान है और नंबर प्लेट में लिखा है PL1L। और सबसे अहम बात, गाड़ी की फ्यूल टंकी पूरी भरी हुई थी। मतलब अगर इसे सच में वही आदमी ले गए थे तो वे अब बहुत दूर निकल सकते थे, शायद किसी दूसरे राज्य तक भी। पुलिस ने इस चोरी की गाड़ी की सूचना तुरंत फैला दी, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि अब तलाशी का दायरा बहुत बड़ा करना पड़ेगा, शायद सैकड़ों किलोमीटर तक, क्योंकि गाड़ी मिली होने का मतलब था वे लोग कहीं भी भाग सकते थे। साथ साथ यह खबर दूसरे राज्यों की पुलिस तक भी भेज दी गई, खासकर उन राज्यों में जो इसके आसपास थे। सुबह हो गई, सूरज निकल आया, लेकिन फिर भी भागे हुए कैदियों का एक भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने वारिंगटन के आसपास की हर सड़क पर चौकियां लगा दी। हर गाड़ी रोककर उसकी जांच की जा रही थी। हर विभाग, ट्रैफिक पुलिस से लेकर स्पेशल यूनिट तक, सब इस खोज में लग गए थे ताकि किसी भी तरह की कमी न रह जाए। हेलीकॉप्टर आसमान में घूम रहे थे, पुलिस गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थीं, कुत्ते सूंघते हुए जंगलों में तलाश कर रहे थे। हर चीज को इस्तेमाल में लाया जा रहा था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी अब तक कुछ नहीं मिला था। लेकिन इस बड़े तलाशी अभियान का एक और असर हुआ, जो पुलिस ने पहले सोचा भी नहीं था। उन्होंने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि इससे शहर वालों में कितना डर फैल जाएगा। सोचिए, सुबह उठते ही आपके कानों में हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट गूंज रही हो, सड़कों पर हर तरफ पुलिस सायरन चीख रहे हों और हर मोड़ पर पुलिस की चौकी खड़ी हो, और फिर खबर मिले कि 6 खतरनाक हत्यारे पिछली रात आपके ही कस्बे में थे। वारिंगटन के लोग अब बहुत डरे हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं सड़क पर उनका आमना सामना इनमें से किसी से न हो जाए, क्योंकि ये वो लोग थे जिनके पास खोने को कुछ नहीं था और अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी मार डालने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। आसपास के जिलों में भी दहशत फैल गई थी, क्योंकि खबरों में बताया जा रहा था कि ये अपराधी अब कहीं भी हो सकते हैं। हालात तब और बिगड़ गए जब टीवी चैनलों और मीडिया ने इन अपराधियों के काले इतिहास पर लंबी लंबी रिपोर्टें चलानी शुरू कर दी। और इसका असर यह हुआ, वारिंगटन और आसपास के शहरों में लोग बंदूक की दुकानों पर टूट पड़े। हर कोई हथियार खरीदना चाहता था, हर कोई खुद को सुरक्षित रखना चाहता था। यहां तक कि दुकानों का पूरा स्टॉक खत्म हो गया। एक भी बंदूक, एक भी गोली नहीं बची, सब बिक गया। और सबसे बड़ी समस्या यह बनी कि अब लोग पुलिस और अफसरों से भी डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हालात उनके बस से बाहर हो चुके हैं। लोग जानते थे कि अपराधियों ने सुरक्षा कर्मियों की वर्दी पहन रखी है। इसीलिए जब पुलिस लोगों के घर का दरवाजा खटखटाकर उनसे पूछताछ करती तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लोग दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं थे। कई लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे, अंदर से कुंडी लगा ली थी और साफ साफ कह दिया था कि वे किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। घर के भीतर वे लोग बारी बारी से जागते थे ताकि हमेशा कोई न कोई हथियार लेकर चौकन्ना रहे और किसी भी अचानक होने वाली घटना पर तुरंत संभल सके। पुलिस ने लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश की, खासकर उन महिलाओं और बुजुर्गों की जिन्हें बाजार से खाने का सामान या जरूरी चीजें लाना मुश्किल हो गया था। पुलिस खुद उनके लिए सामान खरीदकर घर तक पहुंचाती थी। फिर भी शहर और आसपास के इलाके में रहने वाले लोग पूरी तरह से डरे हुए थे।
इस डर का असर पुलिस को मिलने वाली फोन कॉल्स पर भी पड़ा। हर मिनट कोई ना कोई कॉल आ रही थी, कहीं किसी अपराधी को देखने की सूचना, कहीं किसी संदिग्ध हरकत की रिपोर्ट। लेकिन भागने वाली रात के अगले दिन 1 जून 1984 को ठीक शाम 5 बजे अर्ल क्लैंटन और डेरेक पीटरसन शहर की सड़कों पर दिन दहाड़े आराम से घूम रहे थे। यह नहीं पता कि वे सच में इतने बेफिक्र थे या फिर यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वे बिल्कुल आम इंसान जैसे दिखेंगे तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। उन्होंने गार्ड की वर्दी उतार दी थी, दूसरे कपड़े पहन लिए थे, लेकिन क्लैंटन ने अभी भी गार्ड की जैकेट पहन रखी थी, जिससे उसने बस लोगो और पुलिस चिन्ह हटा दिए थे। दोनों एक लॉन्ड्री की दुकान में घुस गए, क्योंकि उन्हें किराने की दुकान से लिया हुआ खाना कहीं बैठकर खाने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। आसपास उन्हें कोई और जगह सुरक्षित नहीं लगी, इसलिए वे कपड़े धोने की दुकान में चले गए। लेकिन उसी समय पुलिस की एक गश्ती गाड़ी वहां से गुजरी। इस गश्ती टीम की अगुवाई जेल की इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुख्य अधिकारी के हाथ में था और उसे जवानों की वर्दी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। जैसे ही उसकी नजर लॉन्ड्री की दुकान पर पड़ी, उसे तुरंत क्लैंटन की जैकेट पर शक हो गया। उसने जैकेट लॉन्ड्री रूम में आराम से पहन रखी थी। वह खिड़की के बिल्कुल पास खड़ा था, इसलिए जैकेट बाहर से भी साफ दिखाई दे रही थी। भले ही उस जैकेट पर अब कोई निशान या लोगो नहीं था, लेकिन उसका रंग और डिजाइन उसे साफ बता रहा था कि यह जेल गार्ड की जैकेट है। अधिकारी ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और दुकान की ओर ले गया। उसके साथ मौजूद 2 हथियारबंद अधिकारी सीधे दुकान के अंदर घुस गए। अंदर उन्हें क्लैंटन दिख गया। उन्होंने तुरंत उसे कहा, हाथ ऊपर करो, दीवार की तरफ खड़े हो जाओ। जेल से बाहर उनकी आजादी कुल मिलाकर 19 घंटे से ज्यादा नहीं चली। आमतौर पर यह खबर खुशी देने वाली होनी चाहिए थी, लेकिन शहर के लोगों के लिए यह उतनी ही डरावनी भी थी। उन्हें यह जानकर झटका लगा कि 2 अपराधी इतनी देर से बेफिक्र घूम रहे थे, सड़कों पर चल रहे थे, दुकानों में जा रहे थे और कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाया। अब वे लोग जो पहले नहीं डरे थे, वे भी डरने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ये अपराधी शायद शुरू से ही उनके बीच घूम रहे थे। जांचकर्ता ब्राइली भाइयों को लेकर सबसे ज्यादा डर में थे, क्योंकि इन दोनों भाइयों को इस पूरे गैंग का सबसे खतरनाक और क्रूर सदस्य माना जाता था। वे ऐसे अपराधी थे जिनके किए हुए काम किसी भी आम इंसान की सोच से बाहर थे। उन्होंने कई हत्याएं और हमले किए, वह भी बिना किसी खास वजह के। एक बार उन्होंने एक गर्भवती महिला की हत्या कर दी। एक और बार उन्होंने एक 69 साल की महिला और उसके पति को मार डाला। और एक और घटना में उन्होंने 5 साल के बच्चे और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि पकड़े जाने के बाद भी उनके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं दिखता था। इसीलिए पुलिस और जांचकर्ताओं दोनों के लिए ब्राइली भाई सबसे खतरनाक अपराधी थे। लेकिन तलाशी जारी रही और साथ ही लगातार आ रही सैकड़ों फोन कॉलों से भी पुलिस को निपटना था। इनमें से ज्यादातर कॉल्स बेकार थीं, डर के कारण की गई रिपोर्ट्स। लेकिन फिर भी टीम ने कोशिश की कि हर उस कॉल का जवाब दे जो किसी असली सुराग की तरफ ले जा सके। पुलिस जंगलों में गई, दलदलों में उतरी, कीचड़ में चली, झीलों के किनारे खोज की और यहां तक कि खाली पड़े घरों की भी तलाशी ली। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उन्हें अभी तक एक भी पक्का सुराग नहीं मिला था। इसके बावजूद तलाशी का काम रुकने वाला नहीं था, कोई भी थकने वाला नहीं था। सब लोग लगातार लगे रहे। उस बदकिस्मत रात के करीब 11 बजे वर्जीनिया के पोर्ट्समाउथ शहर में पुलिस की एक गाड़ी सड़क पर गश्त लगा रही थी। उसी समय उन्हें 2 आदमी दिखे जो एक कार चुराने की कोशिश कर रहे थे। एक पुलिस वाला गाड़ी से उतरा और जोर से बोला, हाथ ऊपर करो। लेकिन वो दोनों डरकर भाग गए और जब पुलिस वाला उनके पीछे भागा तो उन्होंने उस पर सीधे गोलियां चला दी। थोड़ी देर बाद पता चला ये दोनों और कोई नहीं बल्कि वही ब्राइली भाई थे। उनकी गोलीबारी ने जांचकर्ताओं के डर को और बढ़ा दिया। अब साफ था ये लोग आजाद रहने के लिए पुलिस को भी मारने से नहीं डरते।
मामला और मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि ये शहर उस जगह से 300 किलोमीटर दूर था जहां जेल की वैन मिली थी। इसका मतलब था कि ब्राइली भाई बहुत दूर निकल चुके थे और असली खोज वहीं से शुरू होनी थी। एफबीआई ने सोचा, अब इन्हें पकड़ने का एक ही तरीका है, इनके परिवार और रिश्तेदारों पर नजर रखो। उन्होंने जेल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। कई नंबर मिले, लेकिन ज्यादातर नकली थे। ब्राइली भाइयों ने जेल से जानबूझकर गलत नंबरों पर कॉल करके सबको धोखा दिया था। फिर एफबीआई ने सीधे फोन कंपनी से रिकॉर्ड मंगवाए, तभी असली नाम सामने आए और उनमें से सबसे ज्यादा कॉल उनके चाचा को गए थे। एफबीआई एजेंट चाचा के घर पहुंचे, लेकिन दूरी बनाकर। उन्होंने सिर्फ कॉल्स के बारे में पूछताछ की। उनका मकसद था कि चाचा को शक भी ना हो और वो भाइयों को कोई खबर न भेज दें। एक टीम को चाचा की हर हरकत पर नजर रखने का काम दिया गया। सोचा गया, अगर कहीं भी ब्राइली भाई उनसे संपर्क करेंगे तो ये लोग पकड़ लेंगे। कई दिनों तक निगरानी चलती रही। अब दूसरी तरफ उसी समय पुलिस को एक और सुराग मिला। अपराधियों की दूसरी जोड़ी, लेम टगल और विली जोन्स। इन दोनों को वर्मोंट पहुंचने में 8 दिन लगे। वर्मोंट कनाडा की सीमा के पास है। उनका लक्ष्य था कनाडा भाग जाना। ये दोनों एक जंगल में छुपे थे, लेकिन दिक्कत आ गई, उनके पिकअप ट्रक में डीजल कम था। बिना डीजल के कनाडा का सफर पूरा नहीं हो सकता था। ये वही ट्रक था जिसे उन्होंने बाकी साथियों के साथ एक घर के सामने से चुराया था। ट्रक नीले रंग का था, पीछे लाल निशान था और नंबर प्लेट थी PL1L। लेकिन शहर से निकलने के अगले ही दिन ब्राइली भाई इन दोनों से अलग हो गए। उन्होंने कहा था, कोई हमें लेने आएगा, हम उसी के साथ चलेंगे। बाकी दो, लेम टगल और विली जोन्स, ट्रक लेकर वर्मोंट की ओर निकल पड़े। जब डीजल कम होने लगा तो लेम टगल ने विली को जंगल में छोड़ दिया और खुद ट्रक लेकर पास के एक छोटे कस्बे स्टैमफोर्ड पहुंच गया। वहां एक गिफ्ट शॉप थी। वो अंदर गया और कुछ देर बात करने के बाद अचानक चाकू निकालकर बोला, जो भी पैसा है दे दो। दुकान मालकिन डरी और उसने पूरा कैश उसे थमा दिया। टगल तुरंत बाहर भागा, ट्रक में बैठा और निकल गया। लेकिन दुकान मालकिन ने हिम्मत दिखाई। वो भागती हुई दुकान से बाहर आई और भागते ट्रक का रंग, नंबर और पूरा हुलिया देख लिया और फिर तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। लेम टगल ने दुकान की मालकिन से मुश्किल से $80 लिए थे। रकम कम थी, लेकिन कनाडा पहुंचने के लिए गाड़ी में थोड़ा डीजल भराने लायक काफी थी। उसकी योजना थी कि डीजल लेकर वह वापस जंगल जाए, जहां उसका साथी विली जोन्स इंतजार कर रहा था, और फिर दोनों साथ मिलकर कनाडा की ओर निकल जाए। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि दुकान मालकिन ने जैसे ही पुलिस को फोन किया, पुलिस की गाड़ियों ने उम्मीद से भी ज्यादा तेज रिएक्ट कर दिया। छोटा शहर था, कम सड़कें थीं और हर पुलिस वाले को पता था कि हाल ही में मैक्लेनबर्ग जेल से बड़ी भागने की घटना हुई है। इसलिए पुलिस ने तुरंत शक किया कि यह वही ट्रक हो सकता है। इत्तेफाक से उसी वक्त एक पुलिस वाला सादे कपड़ों में सड़क पर मौजूद था। चोरी हुआ ट्रक जब उसके पास से गुजरा तो वो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत गाड़ी घुमाई, पुलिस लाइट ऑन की, सायरन बजाया और पीछा शुरू कर दिया। लेम टगल रुका नहीं, वो लगातार ट्रक तेज चलाता रहा। पीछा कर रहे पुलिस वाले ने बाकी पुलिस गाड़ियों को खबर कर दी। एक और गाड़ी जल्दी ही पीछा करने में शामिल हो गई। प्लान यह था कि दूसरी पुलिस गाड़ी आगे जाकर सड़क पर रुकावट खड़ी कर दे, ताकि लेम टगल को वहां गाड़ी रोकनी पड़े। कुछ दूर जाकर उसने अपनी कार सड़क के बीचों बीच लगा दी और खुद बाहर निकलकर हथियार लेकर खड़ा हो गया, उधर की तरफ जहां से चोर वाली गाड़ी आने वाली थी। पुलिस को डर था कि यह आदमी जेल से भागा हुआ मौत की सजा वाला कैदी है और शायद गोलियां भी चला सकता है। छोटे कस्बे की पुलिस थी, ना उन्हें तेज रफ्तार पीछा करने की आदत थी और ना ही ऐसे खतरनाक कैदियों का सामना करने की। सबकी सांस अटकी हुई थी। यह आदमी रुकेगा या सीधा गाड़ी चढ़ा देगा? अगर लेम टगल नहीं रुकता तो सामने खड़े पुलिस वाले को गोली चलानी पड़ती। लेकिन शुक्र है, लेम टगल ने जैसे ही नाका देखा, गाड़ी रोक दी और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। बाद में उसने पछतावे में कहा, काश
दुकान लूटने के लिए किसी और जगह चला जाता। अगले ही दिन जंगल में बैठा विली जोन्स भी एक अजीब मोड़ पर पहुंच गया। उसने खुद ही पुलिस की इमरजेंसी लाइन पर फोन किया। शांत आवाज में बोला, मैं विली जोन्स हूं, मैक्लेनबर्ग जेल से भागा हुआ कैदी, और मैं अब आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। ऑपरेटर हैरान रह गई। उसने लोकेशन पूछी। विली ने सिर्फ आसपास का इलाका बताया, सटीक जगह नहीं जानता था, लेकिन ऑपरेटर उसके बताए हुए निशानों से उसकी जगह का अंदाजा लगा गई और बोला, वहीं खड़े रहना, गाड़ी भेज रही हूं। थोड़ी देर बाद एक गश्ती गाड़ी वहां पहुंच गई। उन्होंने सड़क के किनारे खड़े विली को हाथ हिलाते देखा। विली ने कहा, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन पुलिस फिर भी सावधानी से उसके पास गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब उससे पूछा गया, आत्मसमर्पण क्यों किया, तो विली बोला, वो घंटों से जंगल में भटक रहा था, भूखा था, थक चुका था। पूरा दिन लेमटगल का इंतजार करता रहा, पर कोई नहीं आया। उसे लगा कि या तो साथ में कुछ हो गया या उसे छोड़कर वो अकेले ही कनाडा भाग गया है। निराशा में उसने हार मान ली और खुद ही पुलिस को फोन कर दिया। विली जोन्स को बाद में यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वो कनाडा की सीमा से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर था। वह पैदल जाकर भी उसे पार कर सकता था और उस इलाके में सीमा की सुरक्षा भी बहुत कम थी। लेकिन यह बात उसे बहुत देर बाद पता चली। अब तक भागे हुए 6 में से 4 कैदी पकड़ लिए गए थे, लेकिन सबसे खतरनाक 2 लोग, ब्रायली भाई, अब भी बाहर थे और असली शिकारी खेल अब उनके लिए शुरू होने वाला था। भागने के अगले ही दिन लेमटगल और विली जोन्स ने जांच करने वालों को साफ साफ बता दिया कि वे दोनों ब्रायली भाइयों से अलग हो चुके थे और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे अब कहां होंगे। FBI के पास तलाश चलाने के लिए एक ही आदमी बचा था, उनका चाचा। उन्हें लगता था कि अगर भाइयों ने किसी को फोन किया होगा, किसी से मदद मांगी होगी, तो वही आदमी होगा। इसलिए वे उस पर हर पल नजर रखे हुए थे। दिन दिन भर पीछा करते रहे, लेकिन कोई निशान नहीं मिला, कोई मुलाकात नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन एक दिन उनका सब्र काम आ गया। जब वे चाचा का पीछा करते हुए सड़क पार कर रहे थे, तो वो सीधे एक कार बेचने वाली दुकान तक पहुंच गया और उसी समय पुलिस को एक खबर मिली कि जेम्स ब्रायली ने एक औरत को फोन किया था। जब उस फोन नंबर का पता लगाया गया, तो वो भी उसी दुकान तक जा रहा था और उसी जगह पर चाचा पहले से मौजूद था। अब यह साफ था कि सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा था। इस दुकान से उनका कोई पुराना रिश्ता था। असल में दुकान का मालिक ब्रायली भाइयों को जानता था और उनसे उसकी पहचान चाचा ने ही कराई थी, वो भी झूठे नामों से। अब FBI को शक हो गया कि दुकान वाला भी कुछ छुपा रहा है, इसलिए कई दिनों तक वहां चुपचाप नजर रखी गई, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर आया 19 जून 1984। उस दिन निगरानी करने वाली टीम ने दुकान के बाहर 2 लोगों को एक कार पर काम करते हुए देखा। दूर से देखने पर दोनों ब्रायली भाइयों जैसे ही लग रहे थे, लेकिन पक्का यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने एक अंडरकवर आदमी को भेजा, जो वहां के ही किसी लोकल आदमी जैसा चलता बोलता था। वो आराम से उनके पास गया, हल्की फुल्की बातें की और बिना किसी को शक हुए उनकी पहचान पक्की करके लौट आया। उसने बताया, उनमें से एक जेम्स ब्रायली ही था, लेकिन दूसरा उसका भाई नहीं था। अब जेम्स की मौजूदगी तो पक्की हो गई थी, लेकिन पुलिस उसे अकेले पकड़ना नहीं चाहती थी। वे दोनों भाइयों को एक साथ गिरफ्तार करना चाहते थे। शाम तक उन्हें पता चल गया कि लिनवुड भी उसी दुकान में मौजूद है। दोनों भाई अंदर थे, जैसे अपने किसी जानकार के साथ छोटी सी पार्टी कर रहे हों। जैसे ही पुलिस 10 बजे पहुंची, दोनों भाई अंदर थे। फिर देर करने का सवाल ही नहीं था। तुरंत पूरी टीम ने दुकान को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर घुसते ही सब लोग डर कर जमीन पर लेट गए, लेकिन ब्रायली भाई कुछ पल तक वहीं खड़े रह गए। लेकिन भागना मतलब सीधा मौत को बुलाना था। चारों तरफ पुलिस थी, सबके हाथ में बंदूकें तनी थीं। आखिर उन्होंने वही किया जो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए करना था। वे भी धीरे धीरे नीचे झुक गए और बाकी लोगों की तरह जमीन पर लेट गए। दोनों ब्रायली भाई पकड़ लिए गए।
और पूरे ऑपरेशन में किसी को चोट तक नहीं आई। इस बार एफबीआई ने कसम खाई कि ये दोनों फिर कभी भाग न सकें। वर्जीनिया में भी हालात शांत नहीं थे। मैक्लेनबर्ग जेल को भागने के बाद पूरी तरह बंद कर दिया गया था। न कोई नया कैदी अंदर आया और न ही किसी पुराने कैदी को बाहर जाने दिया गया। राज्य के राज्यपाल इतने नाराज थे कि उन्होंने 5 जेल गार्डों को तुरंत हटा दिया। जेल के हर नियम को अब बहुत सख्ती के साथ लागू किया जा रहा था, चाहे नियम छोटा हो या बड़ा। जो भी उसे तोड़ता तुरंत बाहर कर दिया जाता। जहां तक उन 6 भागे हुए कैदियों की बात है, राज्य ने फैसला किया कि उनके मामलों को लंबा नहीं खींचा जाएगा। सबसे पहले लिनवुड ब्रायली को 1984 में इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा दी गई। 6 महीने बाद उसके भाई जेम्स को भी उसी तरह फांसी दी गई। और यही वो समय था जब फांसी की दर बढ़ गई थी। कई ऐसे कैदी भी फांसी की कतार में आए जो भागे हुए 6 लोगों में से नहीं थे। बाकी बचे 4 फरार कैदियों की सजा भी लंबी हो गई थी। अर्ल क्लैंटन को 1988 में फांसी दी गई, डेरेक पीटरसन को 1991 में, विली जोन्स को 1993 में, और तीनों की मौत इलेक्ट्रिक चेयर से हुई। आखिरी था लेम टगल, जिसे 1996 में सजा दी गई, लेकिन तब तक इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल बंद हो चुका था। इसलिए लेम टगल को इंजेक्शन देकर मौत दी गई। और फिर था विली टर्नर, वही आदमी जिसने चाकू बनाए थे, जिसे इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड कहा जाता था। भागते भागते वो नहीं निकल पाया, क्योंकि उसकी अपील उस समय कोर्ट में चल रही थी। उसने उम्मीद की थी कि शायद उसकी सजा कम हो जाए, लेकिन आखिरकार 1995 में उसे भी इंजेक्शन देकर मौत दे दी गई। इस तरह चाहे वे भागने में शामिल थे या नहीं, सेल ब्लॉक सी में उस दिन मौजूद हर बड़ा कैदी आखिरकार मौत तक पहुंच गया। और इस कहानी का यही अंत है। हम बस उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस मेहनत को सपोर्ट करना चाहें तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ताकि हमारी ये मेहनत और ऐसी कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।